हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए हम लोग हमारे आज के करंट अफेयर सेशन की करते हैं शुरुआत। और आज है 15 जून और 15 जून साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। हमारा लास्ट सेशन में एक सवाल आपसे किया गया था, वो सवाल का ठीक जवाब क्या होगा कि हरियाणा में कब तक यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त किया जाएगा। यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त किया जाएगा दिसंबर 2027 तक। ऑप्शन नंबर बी वाला हिस्सा इसका जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के अंदर, वैसे हरियाणा में यमुना नदी कितने जिलों में बहती है, तो सबसे पहले एंट्री तो होती है इसकी कौन से जिले के अंदर, यमुनानगर में ही इसकी एंट्री होती है। यमुनानगर के बाद में आता है जिला करनाल डिस्ट्रिक्ट में आती है। इसके अलावा ये पानीपत डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी नदी बहती है। इसके बाद में जिला आता है फरीदाबाद, जिला आता है तो फरीदाबाद के अंदर भी ये बहती है। इसके अलावा आता है पलवल, और पलवल के हसनपुर से एग्जिट होके यूपी के अलीगढ़ में चली जाती है। तकरीबन 320 किलोमीटर की इधर यूपी आता है, इधर आता है हरियाणा। इनके बीच में बाउंड्री है। हालांकि यही यमुना नदी हरियाणा और उत्तराखंड के बीच में बाउंड्री बनाती है। उत्तराखंड का जो देहरादून है ना, देहरादून है, उन दोनों के बीच में इसकी बाउंड्री है। ध्यान रखना आप लोग, देहरादून और यमुनानगर के बीच में बाउंड्री है। सबसे कम बाउंड्री इसी की ही बनती है। सीईटी मेंस के अगर आप एस्पिरेंट हो तो द्रोणाचार्य नाम का बैच है स्टार IQ एप्लीकेशन पे, आप लोग इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपका पहला सवाल होगा कि हिमांशी भारद्वाज ने 11वीं हरियाणा शूटिंग चैंपियनशिप में कितने नंबर लिए हैं। तो अभी हाल ही में 349 नंबर्स के साथ में ये बच्ची सिलेक्ट हुई है। महेंद्रगढ़ जिले के गांव देवास की रहने वाली है हिमांशी भारद्वाज, और 4 से 12 जून तक न्यू दिल्ली के अंदर डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज तुगलकाबाद में आयोजित हुई थी 11वीं हरियाणा शूटिंग चैंपियनशिप। हिमांशी ने सब यूथ महिला व्यक्तिगत वर्ग में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में हिस्सा लिया था और 400 में से 349 नंबर लिए हैं। इसके आधार पे ही अब ये प्री नेशनल चैंपियनशिप के लिए एलिजिबल हो गई है, जिसका अभी जुलाई महीने के अंदर आयोजन किया जाएगा। हरियाणा में इनकम टैक्स और जीएसटी अदा करने के मामले में गुरुग्राम के बाद में दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है। 1 नंबर पे तो गुरुग्राम है, 2 नंबर पे सबसे बड़ा जिला रेवाड़ी बन गया है। ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल ठीक है इसका। 48,289 करोड़ रुपए के SGST यानी कि स्टेट GST रिटर्न के साथ वर्तमान में पूरे देश में सबसे टॉप नंबर पे हरियाणा का स्थान आता है। ठीक है, ये हालांकि हर मंथ अलग हो जाता है, लेकिन हाँ अभी फिलहाल के लिए टॉप पे चल रहे हैं हम लोग SGST के मामले में तो। और इसमें प्रदेश में कुल GST संग्रह में अकेले गुरुग्राम का 50% हिस्सा है। यह हरियाणा में पहले स्थान पे है। 3271 करोड़ रुपए का GST संग्रह करने के बाद रेवाड़ी गुरुग्राम के बाद दूसरे स्थान पे आता है। और वित्त वर्ष साल 2023-24 में रेवाड़ी का कुल संग्रह 3427.25 करोड़ रुपए था। सेस यानी कि उपकर में वृद्धि 2024-25 में प्रदेश का सेस लगभग 22% बढ़ा है। अकेले रेवाड़ी का सेस जो है ना वो 23.17% बढ़ गया है, एक बढ़ के लगभग 1144.37 हो गया है। तो ये ध्यान रखना है डियर आपको। और इसके बाद में जो है ना आपको ये याद रखना है कि मार्च 2026 में सेस लगभग 159% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है यहाँ पे। ठीक है, ये सेस होता क्या है? सेस का मतलब होता है एक टाइप का एडिशनल टैक्स होता है, ये जो सरकार किसी खास मतलब कोई स्पेसिफिक पर्पज होता है ना उसके लिए लगाती है। जैसे मान लो अगर आप इनकम टैक्स देते हैं तो उसके ऊपर हेल्थ या एजुकेशन सेस भी लगता है। अब भारत में ये आमतौर पे 4% के आसपास है। ये मान लो इनकम टैक्स किसी पर्सन का, आप ऐसा मान के चलो कि 10,000 रुपये इनकम टैक्स है, तो हेल्थ और एजुकेशन का उस पर 4% लग रहा है, तो मान लो 400 रुपये उसका टैक्स लगेगा। तो टोटल टैक्स इसका कितना होगा? टोटल टैक्स इसका 10,400 रुपये हो गया। तो सेस और टैक्स में इतना ही फर्क होता है। टैक्स मतलब सरकार को सामान्य खर्चों के लिए दिया जाता है, लेकिन सेस का मतलब है किसी मान लेते हैं विशेष काम हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, हेल्थ हो सकती है, सड़क निर्माण का काम हो सकता है ना, कृषि कल्याण का सेस है। ये पहले लगता था, खैर वैसे स्वच्छ भारत है ये भी पहले ही लगता था, पर हेल्थ और एजुकेशन पे ज़्यादातर सेस लगाया जाता है आपका। ठीक है, तो जिलों की अगर बात करता हूं तो रेवाड़ी में बावल जैसे IMT उत्तर भारत का सबसे बड़ा ऑटो हब बन के निकला है। धारूहेड़ा यह भी रेवाड़ी का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है। पीतल नगरी कहते हैं रेवाड़ी को हम लोग।
रेवाड़ी को ऐतिहासिक रूप से ब्रास सिटी के रूप में जाना जाता है और ब्रास मार्केट है बावल रोड पे। वैसे भी गुरुग्राम आईटी हब है, स्वदेशी और बहुराष्ट्रीय यानी कि एमएनसी कंपनी के कारण सबसे ज़्यादा टैक्स इसी का ही आता है। फरीदाबाद की बात करते हैं तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे बहुत बड़ी और कुछ मीडियम लेवल की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी है। इसके अलावा सोनीपत की बात करते हैं तो सोनीपत कुंडली औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पर। खरखोदा आईएमटी डेवलप किया जा रहा है जो कि फ्यूचर में बहुत बड़ा टैक्स का हिस्सा बनेगा। पानीपत भी अपने कपड़ा उद्योग और हैंडलूम व्यापार और तेल रिफाइनरी के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये हरियाणा के वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और पानीपत। इसके अलावा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम भी है। ये योजना 28 सितंबर तक लागू है हरियाणा में, जिसके तहत व्यापारियों का 1 लाख रुपए तक का बकाया टैक्स है वो माफ कर दिया जाएगा अगर वो खुद ही टैक्स जमा करवाते हैं तो। एमएसएमई स्टार्टअप सेल जीएसटी सुविधा केंद्र महीने में एक बार टैक्स बार की बैठक और हर कार्य दिवस पर 1 घंटे की ओपन सुनवाई जैसी सुविधाएं भी देती है वैसे, ठीक है। और इसके अलावा ऑटो हब हरियाणा में कौन सा है? ऑटो हब हमारे पास में बावल होगा, पित्तल नगरी है, रेवाड़ी है, हैंडलूम रिफाइनरी पानीपत है, खरखोदा आईएमटी सोनीपत है। सबसे ज्यादा टैक्स गुरुग्राम देता है, 2 नंबर पे रेवाड़ी देता है हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है। हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के नवनियुक्त चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसके नए चेयरमैन बने हैं एडवोकेट रामकृष्ण शर्मा। याद रखना आप लोग इस सवाल को यहाँ पे, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या रहेगा आपके पास में कि HSWC के नए चेयरमैन एडवोकेट रामकृष्ण शर्मा को हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन बनाया गया है। और हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम है। इसका टारगेट काम क्या करता है सर? ये तो किसानों की उपज का बेसिकली साइंटिफिक स्टोरेज करता है और राज्य की कृषि विपणन व्यवस्था को, मतलब एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो आपकी पूरी व्यवस्था है उसको मजबूत बनाता है। जैसे फूड ग्रेन्स है, सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है और बाकी एग्रीकल्चर जितने भी प्रोडक्ट है उसके सुरक्षित भंडारण के लिए प्रदेश भर में गोदामों का संचालन करता है ये डियर, ठीक है ना। इसके अलावा गेहूं और धान की सरकारी खरीद के दौरान HSWC की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बेसिकली भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और बाकी सरकारी एजेंसियों के साथ में कोऑर्डिनेशन बना के काम करता है, समय समय पे सुरक्षित रख रखाव हो सके इसके लिए। नेक्स्ट क्या रहता है हमारे इन फ्यूचर में भी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को हरियाणा के अंदर थोड़ा ग्रो करना, इसके लिए ये काम करेगा। जसपाल राणा का संबंध किस खेल से था? जसपाल राणा का संबंध था निशानेबाजी से। ये मनु भाकर के कोच थे, अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है। मनु भाकर आप लोग जानते ही हैं, देश की स्टार प्लेयर। और जसपाल राणा निशानेबाजी से संबंध थे। 49 साल की उम्र में हृदय संबंधी मतलब हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के कारण इनका निधन हुआ है और पिस्टल शूटर्स में एक थे और वर्तमान में एक सफल हाई परफॉर्मेंस की कोच की भूमिका निभा रहे थे। और मनु भाकर के इंपॉर्टेंट जो भी रिसेंटली 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई थी ये पेरिस ओलंपिक में, उसमें सबसे अहम योगदान इन्हीं का ही था। और मनु भाकर जी भी रो के कह रही थी कि मेरे पिता जैसे ही थे, उनका स्टेटमेंट आपने भी खैर सुना हो तो कहीं। हरियाणा में किस वर्ष तक जल भराव और लवणीय भूमि को सुधारने का टारगेट रखा है? तो हरियाणा में साल 2031 तक जल भराव और लवणीय भूमि को सुधारने का टारगेट रखा है। 2026-27 में लगभग 1.40 लाख एकड़ जल भराव और लवणीय भूमि को सुधारने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जबकि 2031 तक ऐसी प्रभावित भूमि को 100% तक सुधारने का टारगेट है। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन को मजबूत करने के लिए हर साल डिपार्टमेंट मतलब विभाग हर साल 15 लाख किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की योजना बना रहा है। अभी हाल ही में एक बैठक हुई थी, उसमें हरियाणा में मोबाइल पशु चिकित्सा वैन स्टार्ट की जाएगी, ये घोषणा हुई है। इसमें पशु चिकित्सा विशेषज्ञ और सहायक मौजूद होंगे। एक टोल फ्री नंबर भी दिया जाएगा 1962 जो है, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये काम करेगी। कॉल करते 30 मिनट के अंदर आधे घंटे में पशुपालक के घर वैन पहुंच जाएगी। और सीएम ने से आगे चल के 24 घंटे सेवा देने के निर्देश दिए हैं। मतलब घर में अगर गाय भैंस बकरी भेड़ बीमार हो जाती हैं तो आप जैसे एम्बुलेंस बुलाते हैं ना, वैसे ही घर पे वैन आएगी, डॉक्टर उसमें रहेंगे। अभी शाम को सुबह 6 से शाम को 10 बजे तक का समय है, लेकिन आने वाले टाइम में इसको 24/7 आवर्स किया जाएगा। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जी ने की थी, चंडीगढ़ में हुई थी। कृषि इस बैठक का मेन थीम यही था, कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन विभाग का 5 वर्षीय कार्यान्वयन रोडमैप और कार्य योजना बनाना। यह रोडमैप विकसित भारत और हरियाणा के विजन 2047 से जुड़ा हुआ है।
एग्रीकल्चर में भी साल 2026-27 तक लगभग 1.40 लाख एकड़ जल भराव और लवणीय भूमि को सुधारने का टारगेट है। 31 तक तो 100% करने का टारगेट है ही। 15 लाख किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने का टारगेट है। 1.5 लाख एकड़ जमीन को प्राकृतिक और जैविक खेती क्लस्टर के तहत लाया जाएगा। डायरेक्ट सीडेड राइस जैसे तकनीक के तहत 3 लाख एकड़ जमीन को लाने का उद्देश्य है। डायरेक्ट मतलब डीएसआर करते हैं तो उनको 4500 रुपए पर एकड़ भी देती है सरकार। इसका टारगेट यही है कि ग्राउंड वाटर लेवल बचाया जा सके, जलवायु अनुकूल खेती कर सके। पराली जलाने की घटनाओं को जीरो करने का टारगेट है। हर साल किसानों को 15,000 सीआरएम मशीनें भी दी जाएगी, जो क्रॉप बेसिकली रेजिड्यू मैनेजमेंट होती है, यानी कि जो आपका पराली बच जाती है ना उसको वापस मैनेज करना। हरियाणा के मुख्य सचिव का नाम है अनुराग रस्तोगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव का नाम है अरुण कुमार गुप्ता जी। मुख्यमंत्री के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी में डॉक्टर राज नेहरू है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के एसीएस है विजेंद्र कुमार। पशुपालन विभाग के प्रधान सचिव है हरियाणा में विजय सिंह दहिया। तो टोल फ्री नंबर जारी किया है। और कुछ और भी चीजें हैं कि हर साल में 4 पशु मेले लगेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। जनगणना साल 2027 के तहत हरियाणा में पहले चरण का कार्य कब तक किया गया है? तो 1 मई से लेके 30 मई तक पहले चरण का काम जो है वो पूरा हो चुका है हरियाणा में। जो मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का काम है वो 1 से 30 मई तक चला है। 16 अप्रैल 2026 को हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने ऑनलाइन सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर राज्य में जनगणना 2027 की प्रक्रिया को विधिवत स्टार्ट किया था। 16 से 30 अप्रैल तक तो ये चला था, 100 गणना का काम चला था। वैसे हरियाणा में पहली बार जनगणना 1971 में हुई थी। इस बार ये 2027 वाली 6ठी जनगणना है। स्वतंत्रता के बाद ये देश की 8वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना के अनुसार अपने हरियाणा में 253,51,462 आबादी थी। अब अगले जो आंकड़े आने वाले हैं 2027 में आंकड़े आएंगे। ये आज का सेशन इतना ही है। आप लोगों के लिए सवाल दे रहा हूं, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? इवन हरियाणा में 3 राष्ट्रपति शासन लगे हैं, तीनों के बारे में बताना आप लोग मुझे, ठीक है। थैंक यू, राधे राधे डियर।